हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और मस्त होंगे। अगर आप रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हो, वहाँ जीके और जीएस साथ साथ में पूछता है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं, देखते हैं क्या खास होने वाला है। इसको ध्यान से सुनिए, लास्ट तक सुनिए। उसके बाद डिसाइड कीजिएगा कि आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट था भी या नहीं। ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग वीडियो को समझते हैं क्या है आज। ये न्यूज़ है, एक एक करके न्यूज़ देखेंगे, पहले इंटरनेशनल फिर नेशनल देखेंगे और सारे न्यूज़ को डिटेल्स में कवर करेंगे। हाल ही में नेपाल ने चीन के साथ किस पर्वत शिखर को फिर से मापने की घोषणा की है? नेपाल और चीन मिलकर एक पर्वत को माप रहे हैं जो पहले ही मापा जा चुका है। तो वो पर्वत है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट का हाइट आप लोग सभी जानते होंगे, सुने भी होंगे कि 8,848 मीटर इसकी हाइट है, ऊंचाई है। यह नेपाल में स्थित है, चीन की बॉर्डर की तरफ। नेपाल में एकदम साइड में उसके ये पहाड़ के बाद चीन आता है, चीन का बॉर्डर लगता है। तो इसे तेंजिंग नॉर्वे द्वारा भारत की मदद से मापा गया था। इसको पहले तेंजिंग नॉर्वे के नाम से मापा गया था। तो तेंजिंग नॉर्वे जो है ये कहाँ के थे? तेंजिंग नॉर्वे जो है एक भारतीय निवासी थे, दार्जिलिंग में रहते थे। दार्जिलिंग ये है, यहाँ पे है बंगाल में। और नेपाल में जन्म लिए थे, ये नेपाली थे। इसकी ऊंचाई 8,848 मीटर बताया गया था, परंतु इसे नेपाल पुनः चीन की मदद से मापने की निर्णय लिया है। तो ऐसा क्या हुआ है, तो चलिए देखते हैं। भारत में तेंजिंग नॉर्वे के तेंजिंग नॉर्वे के सम्मान में क्या करता है, यहाँ पर 29 अगस्त को जानते हैं खेल दिवस, ध्यानचंद जी के बर्थडे के दिन खेल दिवस मनाया जाता है। तो 29 अगस्त को जो खेल दिवस मनाया जाता है, उसी के दिन तेंजिंग नॉर्वे अवार्ड भी दिया जाता है। जैसे खेल रत्न पुरस्कार या द्रोणाचार्य पुरस्कार ये सब दिया जाता है, उसी दिन ये भी दिया जाता है। तो के दिन एक तेंजिंग नॉर्वे नामक पुरस्कार दिया जाता है। ये पर्वत जो है एडवेंचर्स अवार्ड कहा जाता है, यह एडवेंचर्स अवार्ड कहा जाता है। ठीक है। यह जो है एक दिन हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कहा जाता है। यह जो है ये पर्वत हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कहा जाता है, लेकिन केटू भी है। तो बताते हैं क्या है मामला। तो हिमालय जो 3 लेयर से बना है, हिमालय क्या है? 3 लेयर से बना है। ग्रेट हिमालय जिसको हिमाद्री कहते हैं, मिडिल हिमालय जिसको हिमाचल कहते हैं, और जो है जो आउटर हिमालय है, जो मतलब नीचे के जो सबसे नीचे जो हिमालय है उसको कहते हैं शिवालिक, जो विभिन्न पर्वत श्रृंखला से मिलकर बनी है। इसके ऊपर है ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय मतलब हिमालय के पीछे तरफ जो है उसको ट्रांस हिमालय कहते हैं, जो 3 पार्ट में बटा हुआ है। इस ये भी 3 पार्ट में बटा हुआ है। नीचे से जाकर जो नीचे जो है लद्दाख, लद्दाख जो है वो काराकोरम है। और उसके बाद आता है काराकोरम। काराकोरम जो है वहां पर क्या है कि केटू, ये जास्कर, लद्दाख और काराकोरम। तो काराकोरम में जो है वहां पर केटू है। केटू का लंबाई हो जाए 8,611 मीटर का, ये ऊंचाई पर है। इसको गॉडविन ऑस्टिन भी कहा जाता है केटू को। ठीक है। तो केटू कहाँ पे है? ट्रांस हिमालय में। और हिमालय की सबसे बड़ी चोटी कहा जाए तो कौन है? ये माउंट एवरेस्ट है। तो ये सब फैक्ट है जो घुमा फिरा के क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। तो इसके बाद क्या है कि ट्रांस हिमालय में आता है यह केटू। गॉडविन ऑस्टिन जो है, गॉडविन ऑस्टिन जो है सेकेंड लार्जेस्ट है, जो अभी पीओके में है। अभी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जो है वहां पर अभी ये है। तो ये भारत का हिस्सा नहीं है। यह समुद्र तल से मापी जाती है इसकी ऊंचाई। चीन येलो सी से मापने की बात कर रहे हैं। जो कोई भी पहाड़ पर्वत का जो ऊंचाई है वो समुद्र तल से मापा जाता है, मतलब समुद्र से वो कितना ऊंचा में है। ठीक है। तो ये चीन जो है येलो सी जो है, येलो समुद्र जो है वहां से इसकी ऊंचाई को मापने की बात कहा जा रहा है। जहां पर येलो रिवर गिरता है उसको येलो सी बोलते हैं। ये फेमस है, ये क्वेश्चंस पूछा जाता है येलो सी कहाँ पे है, चाइना में। इस तरह के भारत के बात करे हैं तो भारत में कंचनजंगा पर्वत श्रृंखला तीसरे स्थान पर। कंचनजंगा के नाम सुने होंगे आप लोग। तो कंचनजंगा पर्वत जो है वो तीसरा नंबर पे है हाइट के हिसाब से। इसके अलावा एक दूसरा न्यूज जो बना है वो बहुत ही शानदार है, बहुत ही अच्छे है। हाल ही में पहली बार जारी की गई पहली अखिल भारतीय खुशहाली रिपोर्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पहली बार हुआ है इंडिया में, तो इसको याद रखना चाहिए आपको। के अनुसार खुशहाल राज्य कौन सा है? तो खुशहाल राज्य मिजोरम है। ठीक है। यह रिसर्च राजेश के पिलानी द्वारा किया गया है, जो एक भारतीय रिसर्चर है जिसका रिसर्च आईआईएम और आईआईटीज में बहुत वैल्यूएबल सिद्ध होती है, वैल्यूएबल माना जाता है। ये टॉपर है रिसर्चर के फील्ड में, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है।
इन्होंने एक पत्रिका मैगजीन के माध्यम से यह कहा कि बिजनेस वायर इंडिया मैगजीन, जो मैगजीन का नाम है, कि मार्च जुलाई 2020 के आंकड़े के अनुसार जब जब कोरोना अपने चरम सीमा पे थी, 16,950 लोगों के इस रिसर्च में मिजोरम, पंजाब और तीसरा स्थान अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है, सबसे कम जो है महाराष्ट्र, दिल्ली और हरियाणा के लोगों को बताया गया। और यूएन द्वारा, इसी तरह से एक यूएन द्वारा भी जारी किया जाता है हैप्पीनेस इंडेक्स रिपोर्ट, खुशहाली का जो रिपोर्ट है ये यूएन द्वारा भी जारी किया जाता है। तो ये है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, जो यूएन की एक संस्था सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, एक नाम है सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स जो आता है, उसके द्वारा जारी रिपोर्ट में भारत का रैंकिंग जो है 144 हो गया है। पहले 140 था, अब 144 हो गया है। तो ये बहुत ही दुखद स्थिति है भारत के लिए कि भारत में लोग खुश नहीं है। जो 20 मार्च के दिन ही जारी किया जाता है हर साल, और वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स जो है ये एसडीएन के अनुसार फिनलैंड टॉप पर रहा है। फिनलैंड जो है वहाँ का लोगों का खुशी जो है खुश ज्यादा रहते हैं, ऐसा रिपोर्ट में कहा गया है। ठीक है, और ये मापने का जो है पैरामीटर, इसको किस तरह से मापा जाता है, तो जीडीपी, पर कैपिटा जीडीपी वहाँ के क्या है, सोशल सपोर्ट क्या है, मतलब सोशली लोग कितना एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, हेल्थ क्या है वहाँ का, स्वास्थ्य, फ्रीडम कितना, आजादी है, विनम्र कितना है लोग वहाँ पर, ठीक है, और उसके बाद करप्शन, भ्रष्टाचार वहाँ पर कितना फैला हुआ है। इस सब आंकड़ों के हिसाब से वहाँ का खुशहाली रिपोर्ट मापा जाता है। तो ये तो वर्ल्ड इंडेक्स का हो गया, लेकिन भारत में भी ऐसा एक खुशहाली रिपोर्ट इस साल से जारी करना शुरू किया है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के लिए। चलिए दोस्त, एक छोटा सा न्यूज है, 2-3, उसके बाद एक अच्छा न्यूज है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। हाल ही में भारत में लद्दाख में बोफोर्स तोप की तैनाती कर दी। बोफोर्स तोप जो है दोस्त, ये युद्ध पोत है, और ये कारगिल वार में 1999 में जो कारगिल वार हुआ था, जो कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई को मनाते हैं, उसी का खुशी में जो कारगिल वार जीते थे, तो यही तोप के माध्यम से हम लोग जीते थे। इंडिया चाइना वार जो हुआ था 1962 में हुआ था एक, और भारत पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था 1971 में, और एक बार फिर से युद्ध हुआ था कारगिल वार जिसे कहा जाता है, वो 1999 में हुआ था, जहां पर ये तोप यूज किया गया था, वो फोर्स। हाल ही में किस देश ने अपने क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड को निलंबित कर दिया? जैसे यहाँ बीसीसीआई है दोस्त, भारत का क्रिकेट बोर्ड कंट्रोल का, तो उसी तरह से साउथ अफ्रीका में जो है, साउथ अफ्रीका क्रिकेट काउंसिल जो है उसको स्थगित कर दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। खिलाड़ी बहुत बार बोल चुके हैं भ्रष्टाचार के बारे में, और फाइनली यहाँ पर बैन कर दिया गया है। साउथ अफ्रीका की 3 राजधानी है दोस्त, एग्जीक्यूटिव जो है प्रिटोरिया, और जुडिशियल जो है ब्लो ब्लोएनफोर्ड ब्लोएफोर्टेन, और लेजिस्लेटिव राजधानी जो है वो कैपटाउन है। ठीक है, और यहाँ का मुद्रा जो है साउथ अफ्रीकन रैंड है। ठीक है, ये मुख्य रूप से याद कर लीजिए, और अगर याद नहीं भी होता है तो आप बार बार, ये सब न्यूज आता है बार बार रिपीट होता है, तो आपको याद हो ही जाएगा। आप वीडियो को रोज देखिए तो आपको याद हो जाएगा ये सब चीज। हाल ही में विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। ठीक है, मनाया गया। ये पहली बार किस वर्ष मनाया गया था? तो ये पहली बार 1994 को मनाया गया था दोस्त। 16 सितंबर के दिन इसको मनाया जाता है। 2 सम्मेलन हुए हैं इसमें पूरे विश्व में, एक वियना कन्वेंशन के नाम से जाना जाता है, और दूसरा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है उसमें बहुत सारा रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करने के लिए बोला गया था, और इसमें बहुत सारे देश शामिल हुए थे। उसके बारे में हम लोग समझते हैं। O3 ओजोन लेयर हम लोग जानते हैं। O3 ओजोन लेयर जो है ट्रोपोस्फेयर में आता है, स्ट्रेटोस्फेयर और ट्रोपोस्फेयर के बीच में है, पाया जाता है। ठीक है, यूवी रेज जो है, आने वाला अल्ट्रावायलेट रेज जो है सन से, उसको प्रोटेक्ट करता है, उसको हमारे धरती तक नहीं पहुंचने देता है, जिससे स्किन डिजीज, चर्म रोग वगैरह नहीं होता है। तो ये यूवी किरणें को रोकने का काम करती है ओजोन परत। ठीक है, तो ओजोन का क्षरण भी होता है दोस्त। ओजोन जो है कि बहुत बार सुने हैं कि अभी ब्रह्मपुत्र नदी के पास ओजोन क्षरण हुआ था, और अंटार्कटिक में ओजोन क्षरण हुआ था, मतलब ओजोन परत में छेद हो गया था। तो ये क्या किसके वजह से होता है? तो क्लोरीन गैस की वजह से होता है। क्या होता है कि क्लोरीन जो है O के साथ मिल जाता है तो ClO बना देता है, और O3 का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है। ठीक है, तो क्लोरीन के जगह जो है दोस्त, क्लोरीन की वजह से क्या होता है, सामान्यतः क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो गैस है उसकी वजह से ये क्षरण होता है, इसमें क्लोरीन पाया जाता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन में। इसी को रोकने के लिए क्या हुआ था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है बनाया गया था। इसमें 197 देश भाग लिया था। 1987 में यह सम्मेलन हुआ था। मॉन्ट्रियल जगह एक नाम है, मॉन्ट्रियल, उसी के नाम पे रख दिया गया मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। जगह पर इकट्ठा हुआ था देश, और ओजोन डिप्लेशन सब्सटेंसेस, जिसको ओडीएस कहते हैं, उसको रोकने का कस्में खाई थी। मतलब ओडीएस जो है, ओजोन डिप्लेशन सब्सटेंसेस जो है सबको रोकने, ये जो ओजोन डिप्लेसिंग सब्सटेंस जो है CFC
जो है उसको बैन कर दिया गया था और ये हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का यूज करने का बात करी गई थी, लेकिन देखा गया कि फ्लोरोकार्बन जो है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, उसके वजह से भी ग्लोबल वार्मिंग काफी ज्यादा होता है, तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से इसको भी बैन करने की बात कही जा रही है और इसको भी बोला है कि भविष्य में इसको भी हटा दिया जाएगा, इसके तहत दूसरा गैस यूज किया जाएगा जो ग्लोबल वार्मिंग को कम करे। तो देखिए दोस्त, उसके बाद एक और न्यूज क्या बना है, तो ये न्यूज बना है हाल ही में पहली बार जारी की, तो न्यूज कवर कर चुके हैं दोस्त, तो इसमें देखते हैं दूसरा न्यूज। अजित डोभाल ने एससीओ जो है संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मुख्यालय बीजिंग चीन में है, जानते हैं एससीओ, उसका मीटिंग जो है उसका बहिष्कार कर दिया है। कौन? अजित डोभाल। अजित डोभाल कौन है? एनएसए है। एनएसए कौन है? एनएसए मतलब होता है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हमारे देश का, अजित डोभाल। ठीक है, ये दूसरी बार बने हैं, इसका कार्यकाल बढ़ा दिया गया था, बहुत अच्छे काम कर रहे थे, बहुत सारे देशों के साथ सुरक्षा में बातचीत किया गया है। प्लेन हाईजैक हुआ था, उससे ये बहुत चर्चे में आए थे, ये मैटर को सल्टा दिए थे। तो क्या है कि दोस्त, मॉस्को रसिया में जो है, मॉस्को रसिया का राजधानी है, तो यहाँ पर एक मीटिंग हुआ था जिसमें रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री और रक्षा सलाहकार सभी भाग लिए थे। तो वहाँ पर क्या हुआ था कि दोस्त, ये पाकिस्तान जो है वहाँ पर अपना नया मैप जो जारी किया है पाकिस्तान, उसमें अपने इंडिया को भी अपना हिस्सा बता दिया है। वो मैप साथ में रखा था झंडा के साथ, जो प्रोटोकॉल को तोड़ा था, जिसको बोला जाता है कि प्रोटोकॉल को तोड़ा था। समझते हैं क्या है? रसिया, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, चीन, भारत और पाकिस्तान, तजाकिस्तान, ये सब सभी देश मिलकर एससीओ का निर्माण करते हैं। ठीक है दोस्त, तो अचानक से मीटिंग छोड़कर बाहर आ गए अजित डोभाल, रक्षा सलाहकार, एससीओ के मीटिंग से, यह कर करके पाकिस्तान जो है वो क्या किया है, उसको रूल को, प्रोटोकॉल को तोड़ा है। इसके अलावा अपना नया मैप भी वहां पर प्रदर्शित किया है। एससीओ के प्रोटोकॉल में यह शामिल नहीं है, मतलब एससीओ का जब संगठन सभा होता है वहां पर कोई भी देश अपना मैप नहीं लगा सकता है, ऐसा था रूल। एससीओ को भी सोचने पे ये मजबूर कर दिया कि जब अजित डोभाल निकल के वहां से मीटिंग से चले आए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो रहा था, तो मीटिंग छोड़ दिए थे ये। तो एससीओ से बाहर तो नहीं जाना चाह रहे हैं, ऐसा एससीओ वाले का मन में जरूर आया होगा। भारत का एससीओ से एक जरूरत है, भारत जो है रीजनल पावर है दोस्त, भारत बहुत बड़ा अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं, तो सभी संगठन को भारत की जरूरत होती है, जो बाकी देश समझते हैं। रीजनल पावर भारत इसमें निकलता है तो नाटो की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। जो अमेरिका, जो नाटो का बहुत सारे देशों का संगठन बनाया है, जो नाटो क्या है कि नाटो देश में जितने भी देश आते हैं उसमें अगर कोई भी हमला करेगा तो उसमें अमेरिका हमला कर देगा, ऐसा रूल है। ठीक है, तो नाटो की तरफ भारत बढ़ रहा है। ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएसए ने मिलकर भारत के साथ क्वाड का निर्माण करने का भी बात बहुत लंबे समय से मांग कर रही है कि भारत, हम लोग चारों देश मिलकर एक क्वाड बनाए। ठीक है, तो इधर शिफ्ट हो जाएगा अगर एससीओ से वो बाहर निकलता है भारत, तो ये बहुत ही स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, जो यहाँ पर उपस्थित है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, जापान इससे लंबे समय से डिमांड कर रहे हैं इस चीज का। तो 2020 का लास्ट में जो होने वाला है, क्या G20 का मीटिंग, G20 का मीटिंग कहाँ होने वाला है, तो ये होने वाला है रियाद, सऊदी अरब में, रियाद में जो होने वाला है, रियाद उसकी राजधानी है। तो यहाँ पर जो मीटिंग होगा दोस्त G20 का, उसमें भी कहा जा रहा है कि भारत किसके साथ बैठेगा, मतलब भारत चाइना रसिया के साथ बैठेगा वो उस मीटिंग में, या फिर नहीं बैठेगा, या फिर बाइकआउट कर देगा। तो ये बहुत भी बड़ा कयास लगाया जा रहा है, क्या होगा देखते हैं। तो रीजनल पावर है भारत, और भारत का सबको जरूरत है, ये बात सभी जानते हैं। और उसके अलावा कुछ कुछ न्यूज है जो इम्पोर्टेंट है। हाल ही में विश्व बैंक है, वर्ल्ड बैंक, उसका कार्यकारी निदेशक, चेयरमैन है, कार्यकारी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है, उसके जो है राजेश खुल्लर को नियुक्त किया गया। राजेश खुल्लर जो है चीफ सेक्रेटरी है। चीफ सेक्रेटरी को बोले तो कैबिनेट सचिव जो है, मुख्य सचिव, राज्य में मुख्य सचिव होता है, और जो है देश में भी एक मुख्य सचिव होता है, जो क्या करता है, मंत्रियों का बैठक में जो डिसीजन होता है उसको मतलब एग्जीक्यूट कराता है, जो भी डिसीजन लिया गया उसको फॉलो करवाने का काम करता है कैबिनेट सचिव। कैबिनेट सचिव कौन होते हैं? आईएएस ऑफिसर जो है प्रमोट होकर जाते हैं, कैबिनेट सचिव बनते हैं। हरियाणा राज्य सरकार के अंतर्गत मनोहर लाल खट्टर जो वहाँ का सीएम है, उनके अंतर्गत ये कार्य करते थे राजेश खुल्लर, और इनको एग्जीक्यूटिव चीफ बनाया गया है वर्ल्ड बैंक में। वर्ल्ड बैंक में बहुत सारे एग्जीक्यूटिव चीफ जाते हैं हर देश से अपना अपना, तो ये भारत का है। ठीक है, तो दूसरा है कि एशिया विकास बैंक, एडीबी जो है, ये था वर्ल्ड बैंक, और ये इसका वर्ल्ड बैंक का था मुख्यालय कहाँ पे, हेडक्वार्टर, तो ये अमेरिका में है, वाशिंगटन डीसी में। लेकिन यहाँ एडीबी है, एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय मनीला फिलीपींस में है, हेडक्वार्टर इसका। और
इसके रिपोर्ट के अनुसार एशियाई महाद्वीप में अर्थव्यवस्था जो है 2020-2021 में जो है 7% गिर जाएगी, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। 1960 के बाद ये पहली बार होगा और सभी जानते हैं कारण क्या है। तो हाल ही में लोकसभा ने 2 साल के लिए सांसद सदस्य का वेतन को 30% कटौती करने का विधेयक पारित किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज हो जाता है दोस्त कि जो भी सांसद है, जो भी पार्लियामेंट मेंबर है, उसका सैलरी जो है 30% कम कर दिया गया है कोविड काल में। कोविड के महामारी को देखते हुए जो अर्थव्यवस्था चरमरा गई है भारत की, उसके तो ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है अमेंडमेंट बिल लाया गया है और इसको पारित कर दिया गया। 2018 के हिसाब से पहले 1 लाख वेतन हुआ करता था, उसमें 30% का कटौती कर दिया गया। तो ये सब जो न्यूज़ था दोस्त एग्जाम के लिए आपको इम्पोर्टेंट था, अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दे दोस्त, ताकि और नोटिफिकेशन बिल दबा दे, ताकि ऐसे अगर वीडियो हम लोग रोज बनाते हैं सुबह में तो आपको मिलता रहे और ये एग्जाम के लिए आपको बहुत ही बेनिफिट होने वाला है अगर रोज आप सुनते हैं। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।